अब हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। मेटल कहां पाई जाती है? अर्थ क्रस्ट के अंदर। कोई भी चीज है ना आपको, कोई भी चीज है ना हमें कहां से मिलती है? अर्थ के सरफेस से मिलती है, ठीक है ना। अब जो अर्थ के सरफेस पे जो भी चीजें आपको मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो आप देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है? द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सबसे विस्तृत स्रोत मेटल्स का, धातु सबसे ज्यादा मात्रा में कहां मिलती है? अर्थ की क्रस्ट पे, ठीक है। भूर परपटी बोलते हैं इसको, इसको भू प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। सी वाटर अगर हम बात करें, वहां पर भी तो क्या होते हैं? बहुत सारे सोल्यूबल साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर एग्जिस्ट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। याद रहेगा ना? याद रहेगा। अब मिनरल्स के अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारी मेटल्स होती है। एलिमेंट्स बोलते हैं ना, एलिमेंट में क्या आते हैं आपके? मेटल, नॉन मेटल, यही आते हैं ना। तो मिनरल्स में क्या था? बहुत सारी मेटल्स आ गई। क्या होते हैं मिनरल्स? मिनरल्स आर दोज, दीज आर दोज एलिमेंट और कंपाउंड which are freely exist in ठीक है ना, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, या अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना भाई। तो मिनरल्स क्या होते हैं? ये वे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर अर्थ क्रस्ट में, ठीक है ना भाई साहब। याद रहेगा, आपने बोल दिया गया यहाँ पर, मैं वापस लाइन रिपीट कर रहा हूं कि भाई द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, नेचुरली पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है ना। मैंने लिखा नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट पाए जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स। अब मिनरल्स में बहुत सारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। मिनरल्स में बहुत सारी क्या होती हैं? धातुएं होती है। कुछ ऐसी धातु होती है, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें धातु की मात्रा क्या होती है? कम, और जो ये डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है, और जो जिसमें जो स्लिट होती हैं, ये डस्ट होती हैं, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। याद रहेगा ना। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें धातुओं को प्राप्त करना आपके लिए इजी रहे एंड प्रॉफिटेबल रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? और क्या होते हैं? वे मिनरल्स होते हैं जिनमें धातुओं को प्राप्त करना क्या रहे? इजी एंड प्रॉफिटेबल। याद रहेगा, याद रहेगा। और क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें धातुओं को निकालना भी आसान हो और हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो, ठीक है ना। इनको ओर्स बोलते हैं। याद रहेगा ना। अब मेटल्स को इन्हीं ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आई? मिनरल्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच आर नेचुरली एग्जिस्ट इन द अर्थ, ठीक है ना। में होते भाई, यहां आएगा नेचुरली, नेचर, ठीक है ना, नेचुरली एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। याद रहेगा ना। मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच आर नेचुरली एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। याद रहेगा ना बेटा। फ्रीली का क्या मतलब है बेटा? देखो मेटल्स की अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी कैटरीना ने कार मांगी वाली, उसमें हमने देखा कि कई मेटल तो हाई रिएक्टिव मेटल है। जो हाई रिएक्टिव है तो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेंगी, ऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यस और नो। कुछ ऐसी मेटल है जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, ऑक्साइड वगैरह फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ बहुत लो मेटल है जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। उन मिनरल से मेटल आपको फ्री मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रॉपर डेफिनेशन ये बनेगी। याद रहेगा ना, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर।
आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के अंदर, ठीक है ना, ताकि मेटल को आप एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसके ओर से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, याद रहेगा ना। कुछ मेटल्स हमने यहां बोल रहा हूं मैं, कुछ मेटल्स कैसी पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में, फ्री स्टेट में पाई जाती है, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। जो बॉटम में मिलेंगे एक्टिविटी सीरीज के, वे लीस्ट एक्टिव होते हैं, वो मोस्टली किस स्टेट में मिलेंगे आपको, फ्री स्टेट में मिलेंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। कॉपर एंड सिल्वर किस में मिलेंगे, ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं, सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं और ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं। जो टॉप में होती हैं आपकी कैटरीना ने कार मांगी एल्टो वाली, ये रिएक्टिव होती हैं, तो ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। और आगे आपने क्या बोला है, जो मेटल मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं। ये अर्थ क्रस्ट में या तो ऑक्साइड की फॉर्म मिलेंगी, या सल्फाइड की, या कार्बोनेट की। इस चीज को मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले कैटरीना ने कार मांगी एल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों, इसको साफ कर दूं, मिली सिल्वर, ओडी, प्लैटिनम, ठीक है। आपने बोला कि ये जो मेटल्स है ना, ये सबसे हाई रिएक्टिव मेटल है, इसलिए क्या करेंगे, ये कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो बॉटम में मिलेंगी आपकी, जो बॉटम मिलेंगी ये मेटल्स आपकी, ये क्या होती हैं, लीस्ट एक्टिव होंगी, ये आपको फ्री स्टेट में मिल सकती हैं। लेकिन आपने सीधा आगे बात बोल दी, ठीक है ना। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर, क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर, ये ऐसी मेटल है, ये फ्रीली एग्जिस्ट हो सकती हैं। लेकिन कॉपर और सिल्वर, इनमें से भी क्या है, इनमें से भी जो आपकी कॉपर है और सिल्वर है, ये क्या मिलेंगे आपको, ये कंबाइंड स्टेट में मिल सकती हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड के और के साथ, समझ रहे। कॉपर और सिल्वर जो है वो या तो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे आपको, या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, जिंक, आयरन, लेड, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेंगी, ऑक्साइड की फॉर्म मिलेंगी, या सल्फाइड या कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म मिलेंगी। और ऊपर लिखी जो मेटल है भाई आपकी, जो ये कैटरीना, ये सब ये फ्रीली एग्जिस्ट तो करेंगे ही नहीं, ये तो बात पक्का तय होगी। बात समझ में आई, ये तो हाई रिएक्टिव होगी, याद रहेगा ना, ये बात याद रहेगा। और सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसका नाम याद रखिएगा आप, उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। सबसे एबंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक एलिमेंट, ठीक है ना, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, ठीक है ना। अगर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम, ठीक है ना, अगर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम होएगा, याद रहेगा, याद रहेगा ना बेटे, ठीक है ना। तो इन्होंने एक चार्ट दिया है, इन्होंने क्या दिया, एक चार्ट दिया है, ताकि आप क्या निकाल उसको, उस मेथड का तरीके का यूज करके आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चार्ट बना लेते हैं भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपने क्या बनाया, पहले चार्ट, पहले क्या लिखा है, और हम पहले मिनरल्स क्या होते हैं मैंने बता चुका हूं, वे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट। और किसे कहते हैं, ये वे मिनरल्स है जिससे धातु को एक्सट्रैक्ट करना इजीली और प्रॉफिटेबल हो, यस और नो। सबसे पहले हमने और लिया जिसमें से हमें धातु को निकालना है, उसके बाद और के मैंने बोला कि और के अंदर बहुत सारी क्या होगी, डस्ट, डर्ट, स्लिट, ऐसी चीजें लगी हुई होंगी, क्ले वगैरह, उनको अलग करना जरूरी है, यस और नो। इसीलिए सबसे नेक्स्ट प्रोसेस दिया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और के साथ जो डस्ट डर्ट पार्टिकल लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग, GA। देखो अब हम और से क्या करेंगे, मैटर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले और के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट डर्ट प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम गैंग, क्या बोलते हैं, गैंग। इसी ओर से डस्ट डर्ट
या गैंग पार्टिकल्स को अलग करने को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब और आपके साफ हो चुके हैं, अब हमारे पास क्या है, इन ओर में जो भी मेटल्स मौजूद है उनको हम अलग करेंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल पे कैसे करेंगे, उसके लिए अलग प्रोसेस है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में अलग करेंगे। और ये क्या है, हाई रिएक्टिव। यस और नो? इन्होंने क्या बोला भाई साहब, जो मेटल जो हाई रिएक्टिविटी वाली है उनको क्या करोगे आप, आपको करना पड़ेगा इनका इलेक्ट्रोलाइसिस। किस स्टेट में, इन मोल्टन स्टेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा आपको मोल्टन ओर का, और फिर आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी भाई प्योर मेटल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल। क्या मिल जाएगी, आपने बोला जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होती हैं उनमें जो आपको और मिलेगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, या तो सल्फाइड की, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में। यस और नो? यस और नो? तो अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, कार्बोनेट की फॉर्म में है, कार्बोनेट, या वो अगर वो सल्फाइड की फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले आपको किसमें बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में। आपने बोला था ना मॉडरेट रिएक्टिव मेटल 3 फॉर्म में ले गया, ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना हमारे लिए सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है, इसलिए उसको कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदलना जरूरी है, इसलिए उसको सल्फाइड से ऑक्साइड में बदलना जरूरी है। सी से कार्बोनेट और ऑक्साइड बदलने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा, कैल्सिनेशन। कौन सा प्रोसेस है, कैल्सिनेशन, ठीक है ना। सी से कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल के कार्बोनेट को मेटल के ऑक्साइड में बदला जाता है। उसको किसकी प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में हीट किया जाएगा भाई, किसकी प्रेजेंस में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रहेगा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेटल के सल्फाइड को मेटल में ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा, रोस्टिंग प्रोसेस, ROASTING। देखो एस से सल्फाइड और एस से रोस्टिंग में ऐसा आ रहा है ना, ऐसे कॉमन कर लीजिएगा। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटल के सल्फाइड को मेटल के ऑक्साइड में बदला जाता है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री एयर, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री एयर, याद रहेगा। इस प्रकार से क्या जाएगा आपका, अब मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है, मेटल में से ऑक्सीजन को अलग करना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन कर दिया तो मेटल में से ऑक्सीजन अलग हो गया। अब रहेगी क्या आपकी, क्या रहेगी, मेटल रहेगी, उसको क्या कर लेंगे आगे, प्योरिफिकेशन। क्या कर लेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ। आपने बोला तो फ्री स्टेट में है, फिर भी कॉपर सिल्वर ऐसी मेटल हो जाती हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑक्साइड की फॉर्म में आपको, सल्फाइड फॉर्म में आपको देखने को, ठीक है ना। अगर वो मान लीजिए सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे आपको देखने को, इस फॉर्म में सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्साइड की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या, कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, रोस्टिंग। रोस्टिंग, रोस्टिंग करने से क्या हो जाएगा, आपको मेटल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको, मेटल मिल जाएगी, और फिर उसको मेटल क्या कर दोगे आप, रिफाइन कर दो। क्या कर दोगे, रिफाइन कर दोगे। ये प्रोसेस याद रहेगा, याद रहेगा ना बेटे, ठीक है भाई साहब। आगे है, इसने टॉपिक दिया है एनरिचमेंट ऑफ ओर, यो यही बात बताएगा कि मेटल बहुत सारी चीजें क्या प्रेजेंट होती है, डस्ट दैट प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, गैंग। यहां समझिए, ओर्स माइन, जब ओर को माइन किया जाता है फ्रॉम द अर्थ, जब ओर को माइन किया जाता है फ्रॉम द अर्थ, वो यूजुअली कंटामिनेटेड होता है, किसी न किसी चीज के साथ जुड़ा होता है, लार्ज अमाउंट में इंप्योरिटी होती है उसके साथ, है ना। जैसे उसके साथ क्या क्या होएंगी, सॉइल होएगा, सैंड होएगा, इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग। जो भी आप ओर को माइन करोगे, माइनिंग से निकालोगे, उसमें धरती वाली धूल मिट्टी रेत लगा होगा नहीं होगा, और उसी चीजों को, उन्हीं इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है ना। इम्प्योरिटी विच आर प्रेजेंट
along with metal such as sand and soil that is known as gang. याद रहेगा ना? इम्प्योरिटी को रिमूव करना और से सबसे जरूरी है, यस और नो, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेटल का। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो बेटा, प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं रिमूव करने के लिए गैंग का फ्रॉम द ओर। वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। कुछ गैंग पार्टिकल में क्या होता है? आयरन होते हैं, ठीक है ना, या मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, आयरन होते हैं। अगर वो आयरन है तो मैग्नेटिक के एक रोल के साथ उसको घुमाया जाता है, तो मैग्नेटिक वाला तो अलग हो जाएगा और धूल वाला अलग हो जाएगा। ऐसे ऐसे होते हैं बहुत सारे प्रोसेस है, फ्लोटेशन प्रोसेस, ऑयल वाला प्रोसेस होता है, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो सी क्या होती है? लो पाई जाती है एक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है ना भाई साहब। पहले बात की गई है मेटल्स जो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो सबसे लीस्ट एक्टिव मेटल होती है, सबसे अनरिएक्टिव मेटल होती है। कैसे होती है? अनरिएक्टिव, किसी साथ खास रिएक्शन नहीं करती। ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल को, अब मेटल को ऑक्साइड की फॉर्म में है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा? अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। हीट करके मेटल निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं सिने बार की बात करता हूँ। सिने बार क्या होता है? एक और होता है मरकरी का। सिने बार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? HgS, ठीक है ना। सिने बार का फॉर्मूला क्या है? HgS। ये मरकरी का और होता है। जब आप इसको हीट करोगे एयर के अंदर तो सबसे पहले किसमें बन जाएगा? मरकरी का ऑक्साइड। जब आप इसको फिर वापस से हीट दोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आपको मरकरी मिल जाएगी। मरकरी सल्फाइड है, आपने इसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनाएगा? मरकरी का ऑक्साइड, और क्या निकाल देगा? सल्फर डाई। अब जब इसको आप हीट करोगे ना, आगे क्या दोगे? हीट करोगे तो क्या करेगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। सॉरी, ठीक है ना, मरकरी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। याद रहेगा ना, इसको याद रख लोगे। और इस प्रकार से आपने कॉपर को, जो अगर वो C2S की फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, मैंने बोला था ना, सिल्वर या कॉपर या ऑक्साइड की फॉर्म मिलेगा या सल्फाइड के। अगर जैसे कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, मैं यहां लिख देता हूं, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में है, तो आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। क्या करोगे? आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीट दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, और क्या कौन से निकल जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। यही ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता रहेगा ना, ये जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है ना, इसी के साथ क्या कर लेगा? वापस से रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा? कॉपर अलग निकल जाएगी और कंप्लीट सल्फर डाइऑक्साइड मेटल। अब मैंने अब बोल चुका हूं कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होती है वो या तो कार्बोनेट की फॉर्म मिलेगी या तो सल्फाइड की फॉर्म में। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड। कौन कौन सी है? आयरन, जिंक, लेड। मैं इसको साफ कर दिया, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मॉडरेट रिएक्टिव होती है, मध्यम क्रियाशीलता आपको होती है, ठीक है ना। ये यूजुअली प्रेजेंट या तो सल्फाइड की फॉर्म मिलेगी आपको, या कार्बोनेट की फॉर्म मिलेगी, या ऑक्साइड की फॉर्म में। बोला था ना ये पहले, तो ऑक्साइड की फॉर्म में तो हम इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्साइड से मैटर को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है ना। इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये बात इसने लिखी हुई थी, जैसे कि एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उसको निकालना हमारे लिए इजी रहता है। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे भाई कि इनको किसमें बदलो? ऑक्साइड में बदलो, ठीक है ना। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड, इसलिए रिडक्शन किया जाएगा, मेटल के सल्फाइड और कार्बोनेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटल के ऑक्साइड में। अब मेटल का अगर सल्फाइड है, सल्फाइड और को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड में, उसको आपको हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसको कैसे करोगे? रोस्टिंग में आप इसको सल्फाइड और को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ, सेकंड लेटर क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से इसको हीट करोगे तो किसमें बदल जाएगा? मेटल के ऑक्साइड। और जो कार्बोनेट है उसको क्या करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या करोगे? हीट करोगे। बोलेगा ये
The process is known as roasting. So roasting is a process in which metal sulfide is converted into metal oxide by strongly heat in the presence of air. Calcination क्या है? आगे क्या बोला गया है? The carbonate ore are changed into oxide by heating strongly in limited air. वहां पर क्या रखा जाएगा? Limited air. कैल्सिनेशन में क्या रखा जाएगा भाई? कैल्सिनेशन में क्या रखा जाएगा? लिमिटेड एयर. यहां पर कौन सी आएगा? लिमिटेड. अब इसको कैसे याद करोगे? यहां तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बोलती. आप बोलोगे सर कैल्सिनेशन में कभी ओ आ रहा है, यहां लास्ट में आ रहा है. यहां तो इसको याद करने के लिए देखो एल से लिमिटेड, यहां कैल्सिनेशन में एल आ रहा है, नहीं आ रहा है? कैल्सिनेशन में एल आ रहा है ना, तो लिमिटेड एयर याद रखिएगा. ठीक है ना, कम एयर में इसको हीट किया जाएगा. या फिर आप देखोगे जिसमें ऑक्सीजन पहले आएगा, जिसमें ऑक्सीजन पहले आएगा उसमें ऑक्सीजन दे देंगे, जिसमें ऑक्सीजन बाद में आएगा उसको बाद में ऑक्सीजन देंगे, वर्डिंग के अकॉर्डिंग. तो इट्स डिपेंड अपॉन यू. ओके, अब इसमें क्या करोगे आप? लिमिटेड एयर में इसको स्ट्रांगली हीट करोगे और इससे क्या हो जाएगा? मेटल के कार्बोनेट किसमें चेंज हो जाएंगे? मेटल के ऑक्साइड में. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन. ठीक है ना. तो इनको रोस्टिंग प्रोसेस कैसे होएगा और कैल्सिनेशन प्रोसेस कैसे होएगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं. तो आपने किसके बारे में बात की? जिंक सल्फाइड के. सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से इसको हीट करना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा इसको? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ऑक्सीजन आपको दिखाना पड़ेगा भाई. ऑक्सीजन की प्रेजेंस से आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? किसमें बदल जाएगा? ये मेटल के ऑक्साइड. देखो भाई कहां किसमें बदलेगा? ये मेटल के ऑक्साइड में. कौन सी गैस निकाल देगा? सल्फर डाई ऑक्साइड. क्या निकाल देगा? सल्फर डाई ऑक्साइड निकल गया. ये कौन सा प्रोसेस है? रोस्टिंग. कौन सा है ये? ये रोस्टिंग का एक एग्जाम्पल हो गया. कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल में क्या लोगे आप? जिंक ले लिया. क्या ले लिया? जिंक कार्बोनेट ले लिया. अब आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे. लिमिटेड हीट दोगे ना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या हो जाएगा भाई? मेटल के ऑक्साइड में. मेटल के ऑक्साइड में कौन सी गैस बचेगी? कार्बन डाई ऑक्साइड. कैल्सिनेशन कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाई ऑक्साइड. ठीक है ना, याद रहेगा ना. तो इस प्रकार से आपने रोस्टिंग कैल्सिनेशन प्रोसेस को यूज किया. ठीक है ना. अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम रिडक्शन कर लेंगे इनका. कोई भी ऐसा मैटर ले लेंगे. आपने कभी कोक के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. कोक इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल. मतलब यहां कोक कैसे एक्सट्रैक्शन करेगी? कोक क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन का काम करेगा. क्या करेगा? रिडक्शन कर देगा. रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को आप यहां से लूज कर देगा. चलिए पढ़ते हैं इसको. आपने आप the metal oxide are then reduced to corresponding metal by using suitable reducing agent. तो यहाँ कार्बन क्या काम करेगा? कार्बन किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज. ऐसे ही था ना. ठीक है ना. अब क्या करेंगे? ये जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर मैं हीट करता हूं कार्बन की प्रेजेंस में, अब ये जिंक ऑक्साइड बना. दोनों केस में जिंक ऑक्साइड ही बना है ना. दोनों केस में जिंक ऑक्साइड बनेगा. अब मेरे को कौन सा प्रोसेस करना है? रिडक्शन. रिडक्शन के लिए क्या यूज करूंगा? मैं कार्बन यूज करूंगा. कार्बन क्या है? एक सबसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट है. इसको तो रिड्यूस कर देगा. रिड्यूस का मतलब क्या है? इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज. खुद ऑक्सीजन ले लेगा. या सर नो? तो क्या करेगा? क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जारी लिखा है. इसका यूज नहीं करना चाहिए. बंद कमरे में, आप जानते ही हो हीमोग्लोबिन की जगह है, फिर यह गैस आने लग जाए. ठीक है ना. सॉरी, ऑक्सीजन की जगह यह गैस आने लग जाए, फिर वो डेथ का कारण बन जाती है. पता है इस गैस के बारे में? अब आपको क्या मिल गई? मेटल मिल गई भाई. ऑलरेडी फैमिली आप जानते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. ऑब्टेनिंग मैटर फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस. किसी भी कंपाउंड से मेटल को ऑब्टेन करना एक रिडक्शन प्रोसेस भी हो सकता है. हो जाएगा ना. ठीक है ना. वो भी एक रिडक्शन प्रोसेस होता है. हो जाएगा. आगे क्या बात ये है? अगर आप कार्बन, जो कि कोक के बारे में बता रहा है, जो कार्बन कोक है, रिड्यूस करते हैं, जो क्या करता है? रिड्यूस कर रहा है मेटल ऑक्साइड को. रिडक्शन कर रहा है ना. ठीक है ना. मेटल ऑक्साइड को किस में बदल रहा है? वो मेटल. जो ये कोक है, मेटल ऑक्साइड किस में बदल रहा है? मेटल में बदल रहा है. समटाइम यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी तो यूज कर सकते हो आप यहां. अगर इससे आप हाई रिएक्टिव मेटल ले लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगी. यस और नो? तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं? हम जानते हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम.
ये भी तो क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। और जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको ये क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। यस और नो? जिंक, जिंक से तो हाई रिएक्टिव है ये, तो जिंक को डिस्प्लेस कर देंगे, खुद ऑक्साइड बना लेंगे। यस और नो? ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड को। जब आप हीट करोगे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड को, यहां लिख देता हूं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब आप एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हो तो मैंगनीज अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। जो यहां मैंगनीज बनेगा किस स्टेट में बनेगा, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में बनेगा, लिक्विड स्टेट में। और इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा मात्रा क्या निकलती है, हीट। ये रिएक्शन कैसे होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसे होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो यहां पर जो मैंगनीज मिला वो लिक्विड स्टेट में मिला, मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिससे जो हमें मेटल मिलती है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है। तो आगे देखें, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यहां जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि इसमें जो मेटल है वो किस स्टेट में मिलता है, हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट या मोल्ट स्टेट में मिलता है। ठीक है ना। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम आयरन ऑक्साइड है, मान लीजिए क्या है, आप आयरन ऑक्साइड को ले लो भाई और इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है, क्या बनाएगा, आयरन बनेगा, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें भी तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि जो मैटर मिलेगी हमें वो किस स्टेट में मिलेगी, लिक्विड स्टेट में। तो जब आपको लोहा लिक्विड स्टेट में मिल गया, जहां क्रैक्स आ रही है, रेल पटरिया में आने जाती है, रेल चलती है जिनके ऊपर, उनमें क्रैक्स आ जाती है, उनको भरने के लिए हम इस लोहे का यूज कर सकते हो। ठीक है ना। गिरेगा अपना, ठंडा होगा, फिर वापस सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। यस और नो? यस सर, याद रहेगा ना। यस सर। इट इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट। रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इस आयरन का यूज किया जा सकता है, और जो मशीन क्रैक हो जाती है, जिनमें थ्रेड आ जाती है, दरारें आ जाती हैं, उनको भरने के लिए हम इस लोहे का यूज कर सकते हो। ठीक है ना। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। थर्म मतलब हीट, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। याद रहेगा ना। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई? बात समझ में आई ना। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में, और कोरोजन, और साथ के साथ जो ये एमलगम वगैरह होते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।